Students, we will discuss about the important news. First news is regarding the Hindu Literature Festival के पर्सपेक्टिव से है। लिटरेचर फेस्टिवल के डिस्कशन के दौरान में हमारे जो सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट हैं उनके द्वारा डिस्कस किया गया इंडिया का जो इलेक्टोरल डेमोक्रेसी है, इलेक्टोरल जो प्रोसेस है उसके अंदर जो डाइवर्स फैक्टर्स हैं उसके रिगार्डिंग में। क्या स्टूडेंट्स इस तरीके का जो न्यूज़ है उससे रिलेटेड यूपीएससी के एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये जो इन्फॉर्मेशन है वो ज़रूर से होना चाहिए। आप देखिए कि स्टूडेंट जो प्रीलिम्स का पेपर है उसके अंदर इस तरीके के जो फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं, फैक्चुअल कोई इन्फॉर्मेशन है वो भी नहीं है इस न्यूज़ के रिगार्डिंग में। तो प्रीलिम्स के अंदर जो क्वेश्चन है वो नहीं पूछे जाएंगे, बट मेंस के पेपर के अंदर में आपसे जो क्वेश्चंस हैं वो ज़रूर से पूछे जा सकते हैं। जीएस पेपर 1 के अंदर भी, जीएस पेपर 2 के अंदर भी। तो स्टूडेंट्स आप देखिए कि रिसेंटली जो मेंस का एक पेपर कंडक्ट हुआ था उसके अंदर क्वेश्चन पूछे गए थे मोबाइल फ़ोन की पर्सपेक्टिव से। क्या मोबाइल फ़ोन के द्वारा जो ह्यूमन बींग्स का जो प्रेजेंस हुआ करता है किसी भी एक चिल्ड्रन का जो अपब्रिंगिंग है उस प्रोसेस के दौरान में, स्पेशली आप देखिए कि ग्रैंड पेरेंट्स के द्वारा जिस तरीके से चिल्ड्रंस को बचपन के समय में जो उनको स्टोरी टेलिंग का जो कॉन्सेप्ट हुआ करता था, क्या उसको रिप्लेस कर दिया गया है मोबाइल फ़ोन के द्वारा प्रेजेंट समय के अंदर में। इस तरीके से जीएस पेपर 1 के अंदर एक क्वेश्चन है वो पूछा गया था। तो स्टूडेंट टेक्नोलॉजी के द्वारा ह्यूमन बीइंग को जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड किया जा सकता है, बट आप देखिए कि ह्यूमन बीइंग का जो रिप्लेसमेंट है वो नहीं है टेक्नोलॉजी। आप देखिए कि ह्यूमन बीइंग का जो सपोर्ट है उसके थ्रू जो साइकोलॉजिकल अपब्रिंगिंग है उसके अंदर भी एक इम्पोर्टेंट रोल है वो प्ले किया जाएगा। कोविड-19 के समय भी आप देखिए कि उस दौरान में भी एक टॉपिक है वो डिस्कशन के अंदर हुआ करता था कि जिस तरीके से ऑनलाइन एजुकेशन, स्पेशली स्कूल एजुकेशन को ऑनलाइन प्रमोट किया गया था कोविड की उस डिफ़िकल्ट सिचुएशन के दौरान में। तो क्या स्टूडेंट जो ऑफलाइन क्लासेज है उसका रिप्लेसमेंट है, ऑफलाइन जो क्लासेज है उसका रिप्लेसमेंट है ऑनलाइन एजुकेशन। तो स्टूडेंट्स ऑफलाइन क्लासेज का जो रिप्लेसमेंट है वो किसी भी तरीके से नहीं है, क्योंकि क्लासरूम के अंदर में सिर्फ आपको जो इन्फॉर्मेशन है वही नहीं मिलता है, आपका जो ओवरऑल डेवलपमेंट है उसके रिगार्डिंग में भी जो आपको लर्निंग प्रोसेस है उसके थ्रू आप गो थ्रू होते हो क्लासरूम एजुकेशन के थ्रू में। तो स्टूडेंट्स इस न्यूज़ के रिगार्डिंग में जो 1-2 पॉइंट्स जो इम्पोर्टेंट हैं एग्जाम के रिलेटेड उसको अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें, इंडिया का जो इलेक्टोरल डेमोक्रेसी है उसके अंदर इंडिया का जिस तरीके से इवोल्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है कि ओवर द ईयर्स इंडिपेंडेंस के लेटर फॉर्म के अंदर में किस तरीके से हमारे यहाँ पे जो गवर्नमेंट्स हैं वो फॉर्म हुई हैं। तो आप देखिए अर्लियर फेज के अंदर में हमारे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं जवाहरलाल नेहरू, उनका एक डोमिनेंट एरा है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। और स्टूडेंट्स इनिशियल जो 20 एंड 30 ईयर्स का जो समय है इंडिपेंडेंस के लेटर फेज के अंदर में, उसके अंदर में आप देखिए कि जो क्लियर कट मैंडेट है वो हुआ करता था, गवर्नमेंट्स के पास में क्लियर कट मैंडेट है। नेहरू एरा का वो समय है, नेहरू एरा के बाद में उनके फैमिली मेंबर्स हैं, अदर जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं आप देखिए उनके द्वारा भी समय समय पे अपना जो पोस्ट है उसको होल्ड किया गया था। तो स्टूडेंट्स इनिशियल जो फेज है वो क्लियर कट मैंडेट का जो गवर्नमेंट्स है वो फॉर्म हुआ। लेटर फेज के अंदर में आप देखिए कि 90s का जो एरा है उसके अंदर स्पेशली आपको अलायंस का जो गवर्नमेंट है वो देखने के लिए मिलेगा। काफ़ी सारी जो अलायंस का जो गवर्नमेंट्स हैं वो फॉर्म होते हैं, काफ़ी सारे जो नंबर ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स हैं वो भी आप देखिए कि 1989 से लेकर 1987 या 88 से लेकर आपको जो 99 का जो समय है इस 10 ईयर के दौरान में आपको काफ़ी सारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कंट्री के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। और एंड उसके लेटर फेज के अंदर में आप देखिए कि क्लियर कट मैंडेट के साथ में काफ़ी सारी गवर्नमेंट्स वो फॉर्म हुई हैं लास्ट 25 ईयर्स का जो जर्नी है उस दौरान में। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से यहाँ पे डिस्कशन है गवर्नमेंट फॉर्मेशन के रिगार्डिंग में। सेकंड आप देखिए कि यहाँ पे डाइवर्सिटी का जो फैक्टर है उसके रिगार्डिंग में डिस्कस किया गया कि हमारे यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे डाइवर्स फैक्टर्स हैं वो रोल प्ले करते हैं इंडिया का जो इलेक्टोरल डेमोक्रेसी है उसके अंदर में या इलेक्टोरल प्रोसेस के दौरान में। तो आप देखिए कि डाइवर्स फैक्टर्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि इंडिया जो कंट्री है वो एक यंग कंट्री है। तो हमारा जो मीन एज लेवल है वो 29 है, 29 मीन एज लेवल है, मीन्स यंग पर्सनस का जो प्रेजेंस है वो मोर है हमारे कंट्री के अंदर में। नेक्स्ट नेक्स्ट आप देखिए कि इलेक्टोरल डेमोक्रेसी के अंदर में कास्ट है, रिलीजन है, जो आपका रीजन है, रीजन के अलावा भी और भी काफ़ी सारे जो फैक्टर्स हैं वो रोल प्ले करते हैं कि आपका जो प्रोफेशन है वो किस तरीके से है। अगर आप गवर्नमेंट प्रोफेशन से बिलोंग किया करते हो तो आप देखिए कि रिसेंटली जो लास्ट कुछ स्टेट्स के वहाँ पे ओल्ड पेंशन स्कीम का जो इम्प्लीमेंटेशन का एक जो प्रोसेस है वो रहा था कि ओल्ड पेंशन स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, जिससे कि जो जो गवर्नमेंट वर्कर्स हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं,
उनके द्वारा उन गवर्नमेंट को सपोर्ट किया जाए वोटिंग प्रोसेस के दौरान में। लास्ट 1.5 ईयर के दौरान में काफ़ी सारे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन के दौरान में आप देखिए कि वुमेन वोटर्स को किस तरीके से इन्फ्लुएंस किया जाए, उनको किस तरीके से मनी का जो सपोर्ट है वो किया जाएगा, अनएम्प्लॉयड जो यूथ है उसको मनी का जो सपोर्ट है वो किया जाएगा। ये सब आपको काफ़ी बार जो इलेक्टोरल जो डेमोक्रेसी का जो प्रोसेस है उस दौरान में पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो कैंपेन है या मैनिफेस्टो है उसके अंदर भी आपको देखने के लिए मिलता है। एंड थर्ड स्टूडेंट, जो थर्ड टॉपिक यहाँ पे डिस्कस किया गया वो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के पर्सपेक्टिव से कि प्रेजेंट समय में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के द्वारा भी आप देखिए कि इलेक्शन जो प्रोसेस है उसके अंदर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया गया। जैसे कि अगर हम बात करें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के पर्सपेक्टिव से, फेसबुक के बारे में आप जानते होंगे 2014 का जो इलेक्शन है उसको फेसबुक इलेक्शन के नाम से भी जाना करते हैं। इंडिया के इलेक्शन के अंदर में इस तरीके से फेसबुक के द्वारा एक रोल प्ले किया गया था। फिर आप देखिए कि ट्विटर नाम का जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसका एक इम्पोर्टेंट रोल है वो 2019 इलेक्शन के अंदर ऑब्जर्व करते हैं। और जो प्रेजेंट जो हमारा जनरल इलेक्शन कंडक्ट हुए 2024 के उसको यूट्यूब इलेक्शन के नाम से भी जानते हैं कि यूट्यूब जो प्लेटफॉर्म्स है उसके द्वारा एक इम्पोर्टेंट रोल है वो प्ले किया गया। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यहाँ पे क्यों इम्पोर्टेंट है इलेक्शन प्रोसेस के दौरान में? एक तो आप देखिए कि आपका जो पॉलिटिकल पार्टी का जो भी आइडियोलॉजी है उनका जिस तरीके से मैनिफेस्टो है उसको स्प्रेड करने के अंदर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। किसी भी तरीके का आप देखिएगा आपका जो मैसेज डिलीवरी है वो आपका जो मैसेज डिलीवरी है वो आप लार्जर ऑडियंस को यहाँ पे टारगेट कर सकते हो। किसी भी तरीके का आपको जो मीटिंग का ज़रूरत नहीं है, किसी भी तरीके का आपको जो फिजिकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है मीटिंग को कंडक्ट करने के रिगार्डिंग में उसका यहाँ पे नहीं है। सेकंड, अगर हम बात करें हमारा जो यूथ कंट्री है, हमारा जो यंग पॉपुलेशन का जो नंबर्स हैं वो ज़्यादा हैं, तो उनका जो बेसिकली आप देखिए कि न्यूज़ का जो कंजप्शन का जो सोर्स है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हुआ करते हैं। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से सोशल मीडिया का भी जो रोल है वो यहाँ पे स्प्रेड हुआ। आप देखिए कि रोल स्प्रेड हुआ है तो कुछ यहाँ पे नेगेटिव्स भी हैं कि मिस इन्फॉर्मेशन है वो भी स्प्रेड हुआ है। रिसेंटली हमने दिल्ली इलेक्शन के रिगार्डिंग में डिस्कस किया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा पॉलिटिकल पार्टीज़ को बताया गया कि उनके द्वारा अगर कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो वहाँ पे यूज़ किया गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू कुछ इमेज है उनको बनाया गया है, तो आप देखिए उनको मेंशन किया जाएगा उनके प्लेटफॉर्म्स के ऊपर में कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा फ्रेम किया गया इमेज है, उसका फ्रेम किया गया कंटेंट है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन था। नेक्स्ट अगर हम बात करें जिन एक्टर के ऊपर अटैक हुआ था, जो जिनके सस्पेक्ट को आप देखिए अरेस्ट किया गया है, एग्जाम के पर्पज़ से नहीं इम्पोर्टेंट है। मैक्सिमम आप एग्जाम के पर्पज़ से याद रख सकते हो आर्टिकल 18 है, क्योंकि आप देखिए कि ये पटौदी जो एरिया है दिल्ली के पास में है, हरियाणा के अंदर में पटौदी। तो पटौदी के नवाब के नाम से भी इनके फैमिलीज़ को जाना करते हैं, जो सैफ अली खान है उनकी फैमिली को। तो आप मैक्सिमम हमारा जो आर्टिकल 18 है उसको यहाँ पे याद रख सकते हो कि अबोलिशन ऑफ टाइटल्स है वो किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। काफ़ी सारे जो टाइटल्स हैं उनको अबोलिश कर दिया गया था। क्या एजुकेशनल जो टाइटल हैं जिस तरीके से लोगों के द्वारा डॉक्टर को यूज़ किया जाता है, क्या उसका भी अबोलिशमेंट है? तो स्टूडेंट्स एजुकेशनल जो टाइटल्स हैं उसको वहाँ पे एक्सेप्शन है वो प्रोवाइड किया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे है इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से इंडिया के अंदर में जिस तरीके से जो डिमांड आप देखिए कि पिछले कुछ समय से रिड्यूस हुआ था, तो क्वार्टर बेसिस पे जो डाटाज हैं उसके अंदर बताया गया है इंडिया के अंदर में पुअर डिमांड होने की वजह से जो इन्वेस्टमेंट है वो भी यहाँ पे हिट हुआ है, स्पेशली प्राइवेट सेक्टर के रिगार्डिंग में, वो जो क्वार्टर थर्ड है उसके अंदर में। तो फाइनेंस ईयर का जो क्वार्टर है उसके रिगार्डिंग में यहाँ पे डिस्कशन है। जो समय समय पे जो डाटाज हैं वो रिलीज किए जाते हैं इकोनॉमी के रिगार्डिंग में, मंथली बेसिस पे भी कुछ डाटाज हुआ करते हैं, कुछ यहाँ पे क्वार्टर बेसिस पे आपको देखने के लिए मिलेंगे। एग्जाम के पर्पज़ से क्या इंपॉर्टेंट है? अभी इंपॉर्टेंट नहीं है कुछ भी यहाँ पे एग्जाम के रिगार्डिंग में, बस आपको एज ए इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि डिमांड रिड्यूस हुआ था। रिसेंटली आप देखिए कि जो डिमांड कंजप्शन का जो डिमांड है उसी को इंक्रीज करने के रिगार्डिंग में कैश रिजर्व रेशियो है उसको भी डिक्लाइन किया गया था मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, आरबीआई का जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उनके द्वारा, कि जिससे कि यहाँ पे प्राइवेट जो पर्सनस का जो कंजप्शन है वो यहाँ पे इंक्रीज हो, जो हमारा जो इकोनॉमी का जो सेक्टर है उसके अंदर प्रॉपर उसके अंदर उसका रेगुलेशन है उसको कैरी आउट किया जा सके। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स वाटर बॉडीज़ के बारे में है, काफ़ी बार आपने वाटर बॉडीज़ के अंदर ऑब्जर्व किया होगा जो ग्रीन कलर का जो ग्रासेज हैं या जो प्लैनेट्स हैं वो आप देखिए कि वहाँ पे किसी भी एक वाटर बॉडी है उसके अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगे।
तो आप देखिए कि यहाँ पे केन्या का एक लेक है, उसके रिगार्डिंग में डिस्कस किया गया है कि केन्या का जो नेवासा लेक है, केन्या का कौन सा लेक है स्टूडेंट्स, लेक आपको याद होना चाहिए, यूपीएससी के द्वारा एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट जो लेक है वो है यहाँ पे नेवासा, नेवासा लेक है केन्या के वहाँ पे। एक इसके अलावा आपने लेक विक्टोरिया के बारे में भी रीड किया होगा काफ़ी बार, केन्या के पर्सपेक्टिव से जो लेक विक्टोरिया है वो भी वहाँ पे सिचुएटेड है। तो उसको हम यहाँ पे लेटर फेज के अंदर डिस्कस करेंगे। पहले इस न्यूज़ के बारे में देखते हैं। न्यूज़ को कहाँ पे मेंशन किया गया है, न्यूज़पेपर के अंदर में जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो पेज है, लास्ट पेज है, वहाँ पे इसको मेंशन किया गया। न्यूज़ के अंदर क्या बताया गया है कि जो लेक नेवासा है वहाँ पे आप देखिए कि जो फिश का जो प्रोडक्शन जो हुआ करता था वो डिक्लाइन हुआ है ओवर द ईयर्स। क्यों यहाँ पे डिक्लाइन हुआ, क्योंकि वाटर के अंदर में जो वाटर हाइसंथ नाम का जो एक प्लांट है वो उसका जो ग्रोइंग जो सिचुएशन है वो कंटिन्यूस इंक्रीज हुआ है। एक इन्वेजिव स्पीसीज है, इन्वेजिव प्लांट है जो लोकल जो लाइवलीहुड है उसको ये थ्रेट करता है किसी भी एक वाटर बॉडी के रिगार्डिंग। अब आपको इसका इन्फॉर्मेशन क्या होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन ये होना चाहिए बेसिकली जो वार्म कंट्रीज हैं वहाँ पे इसका जो प्रेजेंस है वो देखा जाता है। जो वार्म कंट्रीज है जहाँ पे एवरेज जो टेम्परेचर है वो आप देखिए कि वहाँ पे जो समर का जो सिचुएशन है मोर रहा करता है, उसी एरियाज के अंदर में आपको इसका प्रेजेंस देखने के लिए मिलेगा। ये जो प्लांट का जो स्पीसीज है वो नेटिव है वो कहाँ का है, तो जो लैटिन अमेरिका है, जो आप देखिए कि साउथ अमेरिका है, लैटिन अमेरिका का आपको ये जो नेटिव स्पीसीज है वो देखने के लिए मिलता है। बट ओवर द ईयर्स इसका जो स्प्रेड है मैक्सिमम वाटर बॉडीज के अंदर इंक्रीज है वो हुआ है। वाटर बॉडीज़ को किस तरीके से ये इम्पैक्ट करता है, वाटर बॉडीज़ को स्टूडेंट्स ये इम्पैक्ट करेगा। सबसे पहले आप देखिए कि जो सनलाइट है जिसका प्रेजेंस होना जरूरी है वाटर बॉडी के अंदर भी, तो सनलाइट है उसका जो उसको ब्लॉकेज है वो यहाँ पे करता है, सनलाइट को ब्लॉकेज करेगा। नेक्स्ट आप देखिए कि जो एयर का जो फ्लो होना भी जरूरी है किसी भी एक वाटर बॉडी के रिगार्डिंग, तो एयर फ्लो है उसको भी ये इम्पैक्ट करता है, एयर का जो फ्लो है उसको भी ये इम्पैक्ट करेगा। जो क्वालिटी ऑफ एक्वेटिक लाइफ है उसको भी इम्पैक्ट करता है, क्योंकि सनलाइट वहाँ पे नहीं पहुँचेगा, एयर का जो प्रॉपर फ्लो है वो नहीं रहेगा। तो आप देखिए कि क्वालिटी ऑफ एक्वेटिक लाइफ है उसको भी ये इम्पैक्ट है वो करता है। तो इस तरीके से यहाँ पे इम्पैक्ट किया जाता है। ओवरऑल जो फिश का जो एक्वेटिक जो प्रोडक्शन है वो आप देखिए कि डिक्लाइन होगा, जिसके अंदर यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि लेक नेवासा है जो कि इम्पोर्टेंट लेक है केन्या के वहाँ पे, केन्या के वहाँ पे इम्पोर्टेंट लेक है, उसके अंदर जो प्रोडक्शन है वो डिक्लाइन हुआ। अब आप देखिए कि हमने रीड बोला था कि जो लेक विक्टोरिया के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स लेक विक्टोरिया के अंदर भी जो वाटर हाइसिंथ नाम का जो प्लांट स्पीसीज है उसका ग्रोइंग जो नंबर्स हैं वो इंक्रीज हुए हैं, तो वहाँ पे भी इसी तरीके से जो प्रोडक्शन है वो डिक्लाइन हुआ। लेक विक्टोरिया कौन से ऐसे कंट्रीज हैं जिसके साथ में अपना जो एरिया है वो शेयर करती है, तो वो कंट्रीज आपको पता होना चाहिए। एक तो आप देखिए कि केन्या नाम का जो कंट्री है उसके साथ में अपना एरिया शेयर करती है, तंजानिया नाम का जो कंट्री है वो है स्टूडेंट्स, और युगांडा है। केन्या है, तंजानिया है और युगांडा है, 3 ऐसे कंट्रीज हैं जिसके साथ अपना एरिया है वो शेयर किया जाता है लेक विक्टोरिया के द्वारा। केन्या के बारे में जब भी हम रीड करते हैं तो केन्या का जो आप देखिए कि कैपिटल सिटी है नारोबी, नैरोबी उसका कैपिटल सिटी है। नैरोबी की रिगार्डिंग में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या होना चाहिए, आप देखिए कि हमारा जो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम है, यूएनईपी है, यूएन का एक फर्स्ट ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर है आउटसाइड, आप देखिए अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है वहाँ पे सिचुएटेड है, नैरोबी के वहाँ पे। इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा काफ़ी सारी रिपोर्ट्स निकाली जाती हैं, एमिशन गैप रिपोर्ट है और भी काफ़ी सारी रिपोर्ट्स हैं जो इनके द्वारा निकलती हैं। नेक्स्ट आप देखिए कि यूएन हैबिटाट एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका भी जो हेडक्वार्टर है वो वहीं नैरोबी के वहाँ पे सिचुएटेड है, जो कि आप देखिए कि सेटलमेंट्स के पर्सपेक्टिव से अपना जो रिपोर्ट्स है वो देता है। 1978 के समय उसको सेटअप किया गया था। इसका जो इस्टेब्लिशमेंट है वो 1972 के समय है इन्वायरमेंट प्रोग्राम का। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट लिटरेचर फेस्टिवल के अंदर में चोला एम्पायर के रिगार्डिंग में डिस्कशन है कि चोला एम्पायर के अंदर में जो क्वीन सेम्बियान है, सेम्बियान महादेवी के नाम से इनको जाना करते थे, तो क्वीन सेम्बियान महादेवी हैं, उनका किस तरीके से इम्पोर्टेंट रोल है उसको यहाँ पे डिस्कस किया गया। तो आप देखिएगा आर्ट एंड कल्चर का ये टॉपिक है। चोला जब डायनेस्टी को हम रीड करते हैं तो उसके बेसिक इन्फॉर्मेशंस को एक बार हम देखेंगे कि चोला डायनेस्टी का जो रूल है वो कहाँ पे हुआ करता था। हमारा जो सदर्न पार्ट है उसका जो ईस्टर्न कोस्ट है वहाँ पे आपको उसका जो बेसिकली रूल देखने के लिए मिलेगा। बाद में आप देखिए कि काफ़ी जो अदर एरियाज़ हैं जिसमें साउथ ईस्ट एशिया भी है, श्रीलंका भी है, वहाँ पे भी उनके द्वारा
नेवल पावर उनका काफ़ी अच्छा था। नेवल पावर अच्छा होने की वजह से उनके द्वारा इन एरियाज़ के अंदर भी अपना जो एम्पायर है उसको स्प्रेड किया गया। फाउंडर कौन है? चोला एम्पायर के जो फाउंडर हैं वो कौन है स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स विजयालया आपने रीड किया होगा। विजयालया इसके फाउंडर हैं, चोला डायनेस्टी के फाउंडर। और आप देखिए कि एक इम्पोर्टेंट पोर्ट सिटी भी हुआ करता था। चोला डायनेस्टी का एक इम्पोर्टेंट पोर्ट सिटी है जिसको कि हम पुहार के नाम से जानते हैं। पुहार को आप देखिए अलग अलग और भी नाम है, उनसे भी जाना करते हैं। यूपीएससी ने 2023 या 24 का जो पेपर है, 23 आई थिंक, 23 के पेपर के अंदर में पुहार के पर्सपेक्टिव से जो क्वेश्चन है वो पूछा था। इसके अलावा आप देखिए कि जो चोला डायनेस्टी है उनका जो रूल, उनका जो बेसिकली अगर हम बात करें जो कैपिटल सिटी है वो कौन सा हुआ करता था? इनका जो कैपिटल सिटी है वो तंजौर है। तंजौर नाम का जो सिटी है वो इनका कैपिटल सिटी है। चोला डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? विजयालय उनके फाउंडर हैं। रियल जो फाउंडर को यहाँ पे बताया गया है वो यहाँ पे सेम्बियान महादेवी हैं। रानी जो सेम्बियान महादेवी है उनको रियल फाउंडर बताया गया। आप देखिए कि जो राजा राजा चोल हैं उनसे पहले इनका रूल हुआ करता था। इनके द्वारा जो टैक्सेशन का जो प्रोसेस है, जो चोला एम्पायर के अंदर जो टैक्सेशन है, टैक्सेशन के बेस को स्प्रेड किया गया, जिससे कि जब राजा राजा और राजेंद्र चोल जब पावर के अंदर में आएंगे तो उनके द्वारा बेसिकली अपने एम्पायर के अंदर में जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हैं, जो वहाँ पे जो बेटर आर्किटेक्चर को उनके द्वारा डेवलप किया गया, वो आप देखिए किसी वजह से डेवलप हो सका कि जो टैक्स का जो बेस है वो इंक्रीज किया गया था क्वीन जो सेम्बियान महादेवी हैं उनके द्वारा। तो वुमेन जो आप देखिए कि रूलर्स के रिगार्डिंग में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कुछ इंपॉर्टेंट जो वुमेन रूलर्स हैं उनके बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। जैसे कि हम काकतीय डायनेस्टी के बारे में जब रीड करते हैं मेडिवल हिस्ट्री के दौरान में, जो काकतीय डायनेस्टी हुआ करती थी आंध्र प्रदेश के वहाँ पे वारंगल के वहाँ से उनका रूल हुआ करता था। तो हम वहाँ पे रीड करते हैं रानी रुद्रमा देवी के बारे में और भी उनके काफ़ी सारे जो आर्किटेक्चर हैं, जिसमें रमप्पा टेम्पल है वो आप देखिए कि न्यूज़ के अंदर में है। गवर्नमेंट के द्वारा उसको यूनेस्को का जो लिस्ट है उसके अंदर नॉमिनेट किया गया था। रानी रुद्रमा देवी के अलावा आप देखिए कि स्टूडेंट्स जो आपको दिल्ली सल्तनत के दौरान में रजिया सुल्तान है वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा रानी का जो वाव है जिसको कंस्ट्रक्ट किया गया था गुजरात के अंदर में, तो आप देखिए कि सोलंकी जो डायनेस्टी है, सोलंकी डायनेस्टी है गुजरात के, वहाँ से वहाँ पे भी वुमेन का जो इम्पोर्टेंट रोल है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स फार्मर्स के बारे में है, जीएस पेपर 3 के अंदर में आप देखिए कि आपका एग्रीकल्चर का जो टॉपिक है, तो फार्मर्स के द्वारा जो यहाँ पे एमएसपी को जो लीगलाइज स्टेटस है वो दिया जाए, एमएसपी को जो लीगल स्टेटस दिया जाए गवर्नमेंट के द्वारा, उसके रिगार्डिंग में प्रोटेस्ट किया गया। बट इसी दौरान में आप देखिए कि हमारी गवर्नमेंट के द्वारा नेशनल पॉलिसी फ्रेमवर्क ऑन द एग्रीकल्चर जो मार्केटिंग है, एग्रीकल्चर मार्केट के रिगार्डिंग में उनका जो पॉलिसी है उसको भी आप देखिए कि ड्राफ्ट किया गया है। तो उसके रिगार्डिंग में भी संयुक्त किसान मोर्चा है उनके द्वारा प्रोटेस्ट है वो किया जाएगा। एमएसपी का जो प्रोटेस्ट है उसके रिगार्डिंग में सेंटर के द्वारा जो डिस्कशन प्रोसेस है उसके रिगार्डिंग में आप देखिए कि यस है वो किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो जो बोथ टॉपिक्स हैं उसके रिगार्डिंग में फार्मर्स का जो प्रोटेस्ट है वो रहेगा। एग्जाम के पर्पज़ से कुछ इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पर्पज़ से आपको एमएसपी के बारे में पता होना चाहिए। प्रेजेंट समय में कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कोस्ट, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कोस्ट एंड प्राइस है, कोस्ट एंड प्राइस है, उनके द्वारा बेसिकली जो एमएसपी है उसको रिकमेंड किया जाता है किसी भी एक क्रॉप के रिगार्डिंग में। आपका यहाँ पे होमवर्क ये है कि 2018 का जो प्रीलिम्स का पेपर है उस पेपर को आप जाके ज़रूर से देखना। उसके अंदर आप देखिए कि कुछ क्रॉप्स को मेंशन किया गया है एक क्वेश्चन के अंदर में, और वहाँ से क्वेश्चन ये पूछा गया था कि इनमें से कौन सा ऐसा क्रॉप है जिसके ऊपर एमएसपी है वो नहीं दिया जाता है, या कौन सा ऐसा क्रॉप है जिस पे एमएसपी है वो दिया जाता है। तो उनमें आपको करेक्ट जो पेयर्स है उनको चूज करना था। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से भी क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाएंगे, क्रॉप्स को मेंशन कर दिया जाएगा। आप देखिए कि आप अगर यहाँ पे अपना जो स्टडी है उसके दौरान में अगर आप सोचते हो कि इन टॉपिक्स को हमें रीड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जब वहाँ पे स्टूडेंट जब क्वेश्चन आता है और आपके जो 2 मार्क्स हैं वो करेक्ट हो सकते हैं एक क्वेश्चन करेक्ट होने के दौरान में, आप देखिए किसी तरीके से जो मार्क्स हैं वो इंक्रीज होते हैं। और अब अगर आपके वहाँ पे 2 मार्क्स नहीं फैच करते हो, नेगेटिव आप वहाँ पे करोगे, तो आप देखिए ओवरऑल जो आपका स्कोर है वहाँ से भी कुछ नेगेटिव आपको यहाँ पे रहेगा। और इतने ही मार्क्स से अगर आपका कट ऑफ आप देखिए कि आप मिस करते हो कट ऑफ को, तो काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट रहता है। तो इस तरीके से अपना जो स्टडी है उसके अंदर जितने इफर्ट्स आप लगा सकते हो, जितना क्वालिटी स्टडी आप कैरी आउट कर सकते हो, ज़रूर से कीजिए। कास्ट सर्वे के बारे में है नेक्स्ट न्यूज़ के अंदर में बिहार के पर्सपेक्टिव से।
बिहार स्टेट के द्वारा कास्ट सर्वे है उसको कंडक्ट किया गया था। एग्जाम के पर्पज से क्या इंपॉर्टेंट है, ये पॉलिटिकल कुछ कमेंट्स हैं यहाँ पे। एक तो आप देखिए कि ब्रिटिश एरा के समय में कास्ट का जो सेंसस है वो हुआ करता था, कास्ट सेंसस है वो हुआ करता था ब्रिटिश एरा के समय में। 2011 के समय में जब गवर्नमेंट के द्वारा सेंसस कंडक्ट किया गया था, तो एक सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस है उसको कंडक्ट किया गया था, जो अब प्रेजेंट समय में हमारे काफ़ी सारे जो बेनिफिट्स हैं उसके रिगार्डिंग में इसका जो क्राइटेरिया है वो इम्पोर्टेंट हुआ करते हैं। कुछ इसके 7 क्राइटेरियाज हैं जिसके बेसिस पे जो बेनिफिशरीज का आइडेंटिफिकेशन है वो हुआ करता है। पर आप देखिए कि सोशियो इकोनॉमिक जो कास्ट सेंसस है उसके अंदर कास्ट सेंसस के जो डाटाज हैं उसको नहीं रिलीज किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। क्या गवर्नमेंट के द्वारा कास्ट सेंसस को कंडक्ट किया जाना चाहिए, बट आप देखिए कि इसके भी कुछ नेगेटिव हैं। अगर कंडक्ट किया जाता है तो कुछ नेगेटिव भी हैं इसके। नेगेटिव क्या है, सपोज कीजिए कोई सोशल ग्रुप है, कोई सोशल कास्ट है जिसके नंबर्स हैं वो लिटिल बिट कम हैं, तो उनका हो सकता है कि कंपटीशन यहाँ पे जनरेट हो कि अदर कास्ट से उनको जो नंबर्स हैं उनको इंक्रीज करना है उनके द्वारा। तो स्टूडेंट्स वुमेन्स का जो यहाँ पे डिसीजन मेकिंग है प्रोडक्टिविटी के रिगार्डिंग में, जो आप देखिए कि जो उनका डिसीजन है तो उसको बेसिकली वो इम्पेक्ट कर सकता है। उस वुमेन्स का जो बेसिकली आप देखिए कि जो जो डिसीजन मेकिंग पावर है अपना फैमिली प्लानिंग के रिगार्डिंग में, उसके अंदर इम्पैक्ट है वो हो सकता है यहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स वेस्ट बंगाल के रिगार्डिंग में है, आप देखिए कि आर्ट एंड कल्चर के पर्सपेक्टिव से है वैसे ये न्यूज़ कि एक जीआई टैग के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि जैगरी का जो फॉर्मेशन है वो अदर पार्ट्स के अंदर में हुआ करता है हमारे कंट्री के अंदर में। जैसे कि नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर में आपको शुगर केन जो है, आप देखिए कि शुगर केन से जो जैगरी है जो गुड़ है वो बनाया जाता है, स्पेशली विंटर के दौरान में इसका जो कंजप्शन है वो हुआ करता है। तो स्टूडेंट्स वेस्ट बंगाल के वहाँ पे जो पाम ट्री हैं, पाम ट्री के थ्रू आप देखिए कि जो डेट्स हैं पाम ट्री हैं उसके थ्रू यहाँ पे एक लिक्विड जो जैगरी है, लिक्विड जो गुड़ है वो बनाया जाता है। तो उसके बारे में मेंशन किया गया कैसे यहाँ पे जो जो वर्कर्स इसके अंदर इन्वॉल्व हैं किस तरीके से हार्ड वर्क को वो कैरी करते हैं। पहले आप देखिए कि पाम ट्रीज हैं उससे वो कलेक्ट करते हैं इस तरीके से, फिर उसको लिक्विड वे के अंदर प्रिपेयर करते हैं अपने घर के ऊपर में, और फिर उसका जो सेल है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। कौन से एरिया के अंदर ये हुआ करता है, नोलेन नाम का एक जगह है, नोलेन है। और नोलेन का जो जैगरी है उसको हिंदी के अंदर बोला करते हैं गुड़। तो नोलेन का जो गुड है वो आप देखिए कि 2015 के समय गवर्नमेंट के द्वारा इसको जोग्राफिकल इंडिकेशन का जो टैग है, जीआई टैग है, वो भी दिया गया था नोलेन का जो गुड है उसे। आपको अगर समय हो तो एक बार इसको गूगल करके जरूर से देखना, काफ़ी लिक्विड फॉर्म के अंदर ये हुआ करता है। स्वीटनेस है इसका, ऑर्गेनिक जो क्वालिटी है उसकी वजह से जाना करते हैं इसको, और इसको जीआई टैग है तो एग्जाम के पर्पज से तो इम्पोर्टेंट है। ऑलरेडी कुछ जीआई टैग है जो न्यूज़ के अंदर अगर मेंशन हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स गाजा स्ट्रिप के बारे में है, क्या यहाँ से क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं। प्रीलिम्स के पेपर के अंदर क्वेश्चंस आप देखिए कि लोकेशन बेसिस पे हो सकते हैं। मेंस के अंदर में यहाँ पे स्टूडेंट्स इंडिया का हमारा जो सिलेबस है जीएस पेपर सेकंड का, उसके अंदर मेंशन किया गया है कि इंडिया के पर्सपेक्टिव से किस तरीके से कोई डेवलपमेंट है वो इम्पेक्ट करता है इंडिया को, उसके बारे में आपको मेजरली जानकारी होना चाहिए। तो आप देखिए कि यहाँ पे जो मेजरली एक तो क्वेश्चन इंडिया के रिगार्डिंग में ये हो सकता है कि इंटरनेशनल जो प्लेटफॉर्म्स है वहाँ पे पीस प्रोसेस के रिगार्डिंग में जो इंडिया का इम्पोर्टेंट रोल है। जैसे कि आप देखिए कि रसिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट के दौरान में इंडिया के द्वारा नेगोशिएशन प्रोसेस या पीस प्रोसेस के रिगार्डिंग में मेंशन किया गया था, अपने जो पॉलिटिकल लीडर्स का विजिट है वहाँ पे। एंड इजराइल एंड पैलेस्टाइन आप देखिए कि कन्फ्लिक्ट के दौरान में भी तो इंडिया के द्वारा कंटिन्यूस पीस प्रोसेस है, उसी के रिगार्डिंग में नेगोशिएशन को कैरी आउट किया जाए, पीस का इस्टेब्लिशमेंट हो, इसके अंदर में इंडिया का एक इम्पोर्टेंट रोल है। अब जो सीज फायर एग्रीमेंट आया है वो किसके द्वारा ब्रोकर किया गया है स्टूडेंट्स, यूएसए एंड कतर के द्वारा, और इजिप्ट नाम का जो कंट्री है उनका भी यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट रोल है पीस जो सीज फायर जो नेगोशिएशन प्रोसेस है उसके अंदर में। स्टूडेंट्स लास्ट 15 मंथ से वहाँ पे कंटिन्यूस वायलेंस का सिचुएशन है। लास्ट 15 मंथ्स के अंदर में आप देखिए कि वहाँ पे डेथ का जो न्यूज़ है वो रहा है कंटिन्यूस, मोर देन 40,000 के आसपास जो लोग हैं उनका डेथ हुआ है। तो 15 मंथ्स के इस जर्नी के दौरान में डेथ है, डिस्ट्रैक्शन है, डेथ है, डिस्ट्रैक्शन है, और स्टूडेंट्स वायलेंस है। तो वहाँ पे गाजा स्ट्रिप के अंदर में इस सीज फायर का जो एग्रीमेंट है उसको आप देखिए कि सेलिब्रेट किया गया है पर्सन्स के द्वारा। बट स्टूडेंट्स अगर हम स्टिल यहाँ पे बात करें तो अनसर्टेन सिचुएशन है, अनसर्टेन आप देखिए कि सिचुएशन है स्टिल वहाँ पे
कि पीस वहाँ पे नेगोशिएशन के दौरान में इस्टेब्लिशमेंट में आप देखिए कि किस तरीके से आता है। अगर हम बात करें यहाँ पे जो पीस सीज फायर एग्रीमेंट के अंदर में 3 पॉइंट्स के बेसिस पे इसको कैरी आउट किया जाएगा। फर्स्ट फेज के अंदर स्टूडेंट्स आप देखिए कि यहाँ पे कुछ होस्टेज पर्सन है उनको रिलीज किया जाएगा। किसके द्वारा होस्टेज पर्सन को रिलीज किया जाएगा? सॉरी, जेट हमास के द्वारा होस्टेज को रिलीज किया जाएगा। हमास के द्वारा होस्टेज को रिलीज किया जाएगा। क्या इजराइल के द्वारा भी कुछ पर्सन्स को रिलीज हो गए? यहाँ पे इजराइल के द्वारा जो पैलेस्टीनियन पर्सन्स रखे गए हैं उनके पास में, तो उनका यहाँ पे रिलीज कैरी आउट किया जाएगा। सेकंड फेज के अंदर में स्टूडेंट्स यहाँ पे फिर से जो मोर नंबर ऑफ होस्टेज पर्सन है उनका रिलीज रहेगा। और आप देखिए कि थर्ड जो स्टेज है उसके अंदर में बेसिकली गाजा के अंदर में फ्यूचर के अंदर किसका जो रोल रहे, फ्यूचर का जो इंचार्ज है वो कौन रहे गाजा का, वो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट जो डिस्कशन है वो रहेगा। बोथ पार्टीज के द्वारा अभी फर्स्ट फेज के अंदर होस्टेज रिलीज है उसी के रिगार्डिंग में डिस्कस किया गया है कि फर्स्ट फेज का पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो रहे, क्योंकि आप देखिए कि इजराइल के द्वारा जब काउंटर अटैक किया गया था हमास का जो डोमिनेटेड एरिया है गाजा स्ट्रिप वहाँ पे, तो इजराइल का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो क्या था कि होस्टेज पर्सन को रिलीज करना है। होस्टेज पर्सन को रिलीज करने के अलावा आप देखिए कि हमास को डिस्ट्रैक्ट करना है, हमास को डैमेज करना है, उसका जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डैमेज करना है। और स्टूडेंट थर्ड भी यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव था कि लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर में इजराइल का जो सिक्योरिटी है उसको इंश्योर करना है। बट आप देखिए कि हमास को कुछ हद तक डैमेज किया गया। हमास के पास में जो फाइटर्स के जो नंबर्स हैं वो कंटिन्यूस है वहाँ पे। होस्टेज का जो रिलीज है उसके अंदर में इजराइल का जो डिफेंस फोर्सेज है उनका जो सक्सेस है वो नहीं रहा है। और स्टूडेंट्स आने वाले फ्यूचर के अंदर में जो ऑब्जेक्टिव को जो इंश्योर करना था इजराइल का जो सिक्योरिटी, अभी उसके रिगार्डिंग में भी जो पॉसिबिलिटीज है वो नहीं है। तो बेसिकली इजराइल का जो डिफेंस फोर्सेज का जो टेक्निक है, जो स्ट्रेटजी है, उसके रिगार्डिंग में भी ये जो क्वेश्चंस हैं उसको ये रेज करता है इस लास्ट 15 जो मंथ्स का जो वॉर का जो सिचुएशन है वो। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, जो रेडिकल गवर्नमेंट्स इंक्रीज हुई हैं, क्या जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है उसके रिगार्डिंग में एक थ्रेट है, या आप देखिए कि किस तरीके से रेडिकल गवर्नमेंट्स इस्टेब्लिशमेंट में आई हैं, तो डेमोक्रेसी किस तरीके से इस्टेब्लिश रहेगा, डेमोक्रेसी का जो होप है वो क्या है, उसी के रिगार्डिंग में यहाँ पे एडिटोरियल के अंदर डिस्कस किया गया है। इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव हुआ करते थे यूएन के, वहाँ पे फॉरेन सेक्रेटरी से फॉरेन जो सर्विस है उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट ऑफिसर रहे हैं टीएस जो कृष्णमूर्ति सर हैं। तो स्टूडेंट्स रिसेंट कुछ ईयर्स के रिगार्डिंग में अगर हम डिस्कस करें तो आप देखिए कि रिसेंट कुछ ईयर्स के अंदर में जो रेडिकल ग्रुप्स हैं उनके द्वारा पावर को कैप्चर किया गया। रेडिकल ग्रुप्स के द्वारा पावर को कैप्चर कहाँ पे किया गया है? एक तो आप देखिए कि अफगानिस्तान के वहाँ पे तालिबान के द्वारा पावर को कैप्चर किया गया। रिसेंटली स्टूडेंट सीरिया के वहाँ पे जिस तरीके से रेडिकल ग्रुप के द्वारा पावर को कैप्चर किया गया, जो HTS नाम का ग्रुप है। और स्टूडेंट्स हमारा जो नाइबर कंट्री है बांग्लादेश, वहाँ पे भी आप देखिए इंडियन जो सब कॉन्टिनेंट का एरिया है जहाँ पे अलकायदा का एक विंग हुआ करता था, या जो जमात नाम का जो ऑर्गेनाइजेशन है बांग्लादेश के वहाँ पे, उसी का आप देखिए कि जो स्टूडेंट्स का जो मूवमेंट रहा उसके अंदर में उनका एक इम्पोर्टेंट रोल है, उनके जो पर्सन्स का प्रेजेंस है कंटिन्यूस। फिर जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज है उनको टारगेट किया गया है वहाँ पे। तो स्टूडेंट्स जो रेडिकल गवर्नमेंट यहाँ पे इंक्रीज हुई हैं, क्या डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग में एक जो थ्रेट है उसको ये रेज करती हैं, तो उसके बारे में अगर हम डिस्कस करें तो आप देखिए कि जब तक ये रेडिकल ग्रुप्स पावर को नहीं कैप्चर करते हैं उनको एज ए एनिमी के रूप से ट्रीट किया जाता है वर्ल्ड का जो डिप्लोमेटिक स्ट्रक्चर्स है उसके अंदर में। जैसे कि आप देखिए कि तालिबान को जिस तरीके से एक यहाँ पे एक थ्रेट के रूप से ऑब्जर्व किया जाता था, बट प्रेजेंट समय में आप देखिए कि उसके रिगार्डिंग में जो पॉलिटिकल जो यहाँ पे जो अदर जो कंट्रीज हैं उनका जो डिस्कशन है, एंगेजमेंट है, वो इंक्रीज हुआ है। तालिबान के पावर ट्रांसफर के दौरान में आप देखिए कि जिस तरीके से एक ट्रायोका है उसको फॉर्म किया गया था, एक ट्रायोका है उसको फॉर्म किया गया था यूएस, रसिया एंड चाइना के द्वारा, यूएसए, रसिया और चाइना के द्वारा। और आप देखिए कि पाकिस्तान को एडिशनल मेंबर के रूप से वहाँ पे इंक्लूड किया गया। इंडिया का जो एक इम्पोर्टेंट प्लेयर है अफगानिस्तान के अंदर डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से, इंडिया को कम्प्लीटली वहाँ पे आइसोलेट है वो रखा गया था उस डिस्कशन के दौरान में। तालिबान आप देखिए कि पावर के अंदर में आया है, यूएन के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके द्वारा भी यूएन प्लेटफॉर्म के ऊपर कहा गया कि तालिबान को मिसअंडरस्टूड किया गया है हमारे द्वारा।
तो आप देखिए कि जैसे ही पावर को कैप्चर करता है कोई भी एक रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन, फिर उसके साथ में गवर्नमेंट लेवल के ऊपर जो डिस्कशन है वो आपको देखने के लिए मिलता है। तो बेसिकली कंसर्न्स को रेज करता है डेमोक्रेसी के रिगार्डिंग में, जैसे कि तालिबान के रिगार्डिंग में हुआ। तालिबान के पर्सपेक्टिव से इंडिया का जो स्टैंड है वो यही था कि अफगान का जो सोइल है, अफगानिस्तान का जो सोइल है, किसी भी तरीके का जो टेरर एक्टिविटी है उसके लिए नहीं यूज होना चाहिए। किसी भी तरीके का जो ह्यूमन लाइफ है उसको थ्रेट के लिए वो उस सोइल का जो यूज है वो ना किया जाए किसी इंसर्जेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे अभी आप देखिए कि रिसेंटली सीरिया के वहाँ पे भी जो बशर अल असाद का जो गवर्नमेंट है उसको रिमूव करते हुए एचटीएस के द्वारा पावर को टेक ओवर किया गया, जो कि अलकायदा का एक विंग है। एचटीएस हयात तहरीर अल शम है। बांग्लादेश के वहाँ पे एक अलकायदा का ही जो विंग है, जो आप देखिए कि सब कॉन्टिनेंट के रिगार्डिंग में उनका जो विंग है उनके द्वारा इसको बैक किया गया था। तो स्टूडेंट्स, जो रिलीजियस हेट है, जो इस तरीके से जो इंसर्जेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनके द्वारा पावर को कैप्चर करना, एक थ्रेट तो आप देखिए कि देखने के लिए मिलेगा। इंडिया का क्या यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट रोल है? अगर हम स्पेशली बात करें इंडिया अपने जो नाइबर कंट्रीज हैं उसके रिगार्डिंग में, तो आप देखिए कि स्टूडेंट्स नाइबर कंट्री है हमारा, तो उसका अगर वहाँ पे अगर आप देखिए कि कोई भी वहाँ पे कैजुअलिटीज हैं, कोई भी फायर का भी इंसिडेंट अगर सामने आता है, तो नाइबर को आप देखिए कि हमेशा जो अलर्ट का जो सिचुएशन है उसके अंदर होना चाहिए, क्योंकि जो मैक्सिमम इम्पैक्ट है वो नियर बाई एरियाज के अंदर ही देखने के लिए मिलता है। इंडिया अपना जो बायलेटरल रिलेशन है उसके थ्रू समहाउ जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज को जो टारगेट किया गया है उनको आप देखिए कि उनको टारगेट ना किया जाए। वहाँ पे अपने बायलेटरल रिलेशंस के थ्रू उन्हें काफ़ी कुछ ऐसे एरियाज हैं जिनको स्ट्रेंथन करने का जो कोशिश है वो किया जाएगा इंडिया के द्वारा। और हमारे जो आप देखिए कि फॉरेन सेक्रेटरी हैं उनके द्वारा भी विजिट किया गया है बांग्लादेश के वहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा है, अभी उस रिसेंटली उनके द्वारा अनाउंस किया गया है कि जो स्पैम कॉल्स हैं उनको उनके द्वारा टैकल है वो किया जाएगा, उनको रिड्यूस किया जाएगा उनके द्वारा। तो आप देखिए कि जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उनके द्वारा एक ब्लॉकचेन जो टेक्नोलॉजी है उसको यूज किया जाता है, जिसको कि हम डिस्ट्रीब्यूटेड लैडर टेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड लैडर टेक्नोलॉजी है उसके नाम से हम जानते हैं। इसको यूटिलाइज किया जाता है टेलीकॉम रेगुलेटरी ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। काफ़ी सारे आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो टेलीकॉम जो कंपनीज हैं जिसके अंदर एयरटेल है और भी काफ़ी सारी कंपनीज हैं उनके द्वारा ऑलरेडी आप देखिए कि उनके द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करते हुए कोई स्पैम अगर कॉल है तो स्पैम कॉल को बेसिकली जो सस्पेक्टेड स्पैम कॉल के रूप से शो किया जाता है। जो भी यूजर है उनके पास में अननोन जो नंबर से जब उनको कॉल आता है उस दौरान में, तो आप देखिए कि प्रेजेंट समय में ज़रूरत है जिस तरीके से हमारे जो साइबर फ्रॉड्स हैं, डिजिटल अरेस्ट हैं, ये सब इंक्रीज हुए हैं स्पैम कॉल्स के थ्रू। आप देखिए कि काफ़ी बार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जो वॉइस ओवर का जो कॉन्सेप्ट है उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर में उनका भी यूटिलाइजेशन है या मिसयूज है वो किया जाता है जो साइबर फ्रॉड के जो पर्सनस हैं उनके द्वारा। नेक्स्ट अगर हम बात करें आईएलओ के बारे में है, इंडिया इसका एक फाउंडिंग मेंबर है। इंटरनेशनल जो माइग्रेंट पर्सनस है उनका एक रिपोर्ट निकाला गया, रिपोर्ट के अंदर बताया गया है कि जो है ऐसे डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो डेवलप्ड कंट्री हैं या डेवलपिंग कंट्री है, वहाँ पे जब लेबर का जब शॉर्टेज हुआ करता है, लेबर का वहाँ पे शॉर्टेज है, तो आप देखिए कि लेबर मार्केट के अंदर में जो होम कंट्री है उनके द्वारा बेसिकली अपना जो लेबर है वो सेंड किया जाएगा या वहाँ का जो लेबर है वो विजिट करेगा, रेमिटेंस के रूप से अपने होम कंट्री के अंदर में वो पैसा है वो सेंड करता है। तो रेमिटेंस किस तरीके से यहाँ पे फ्लो हुआ करता है, माइग्रेंट जो वर्कर्स हैं उनका एक इम्पोर्टेंट रोल है, आईएलओ की इस रिपोर्ट के अंदर बताया गया है। ओवर द ईयर्स जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं वो इंक्रीज हुए हैं। मोर नंबर्स कहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा? जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं जहाँ पे लेबर का जो शॉर्टेज है, जहाँ पे लेबर का शॉर्टेज है उन कंट्रीज के, वहाँ से आप देखिए कि जो डेवलपिंग कंट्री हैं, पुअर कंट्री हैं, वहाँ से लोग माइग्रेट करेंगे, वहाँ पे वर्क को कैरी आउट करते हैं, एक्सचेंज के अंदर रेमिटेंस के अंदर जो पैसा है वो सेंड करते हैं। आईएलओ आप देखिए कि 1919 के समय इसको सेटअप किया गया था, फाउंडिंग मेंबर था इंडिया इसका। कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है, ये आपका होमवर्क है। महाकुंभ के वहाँ पे प्रयागराज के अंदर महाकुंभ का ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे आप देखिए कि सिलेंडर ब्लास्ट की वजह से फायर का जो इंसिडेंट है वो सामने आया है। स्टूडेंट्स, पिछले कुछ समय से कंटिन्यूस आप देखिए कि हमारे जो एलपीजी के जो एलपीजी को जिस तरीके से सप्लाई किया जाता है, हमारे जो पेट्रोल पंप्स हैं या आप देखिए कि जो बेसिक ह्यूमन कंजप्शन के रिगार्डिंग में जो उसका जो सप्लाई हुआ करता है,
उसके भी काफ़ी सारे जो रोड एक्सीडेंट्स हैं उसके रिगार्डिंग में जो कैजुअलिटी हैं वो सामने आई थी। तो ये कंसर्न्स को भी रेज करता है कि जो हमारा इस तरीके से जो गैस का जो यूज है काफ़ी सेफ एंड सिक्योर वे के अंदर कैरी आउट करने का ज़रूरत है। कोई भी इस तरीके का जो कैजुअलिटी है वो ना सामने आए। हो सकता है कि किसी टेरर मॉड्यूल के द्वारा ऐसे यूटिलाइज है वो किया गया हो, क्योंकि लोन वोल्फ अटैक हैं वो कंटिन्यूस इंक्रीज हुए हैं वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट्स के अंदर में। तो ये महाकुंभ के बारे में था। सिलेंडर ब्लास्ट का जो सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट आप देखिए कि कालेश्वरम जो लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है वहाँ पे उसका जो डिजाइन है उसके अंदर में किस तरीके का जो डिफेक्ट है उसके रिगार्डिंग में कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। कमीशन के द्वारा अपना जो इन्वेस्टिगेशन को कैरी किया गया है, फाइनल रिपोर्ट है उसको दे दिया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को। तो कालेश्वरम एक लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है, इरिगेशन को बेटर वे के अंदर यूटिलाइज किया जा सके उसी वजह से इसको डेवलप किया गया था। नेक्स्ट आप देखिए कि पीएम सर का जो मन की बात प्रोग्राम है उसके बारे में है। मन की बात प्रोग्राम के अंदर में 2-3 पॉइंट्स को पीएम सर के द्वारा मेंशन किया गया एग्जाम के पर्पज से। 75 ईयर्स का जो हमारा जर्नी है उसके बारे में मेंशन है। 75 ईयर्स की जर्नी के अंदर में जो इस तरीके से जो डेवलपमेंट्स अचीव किए हैं इंडिया के द्वारा उसके बारे में मेंशन है। 25 जो जनवरी का जो डे है, 25 जो जनवरी का जो डे है वो नेशनल वोटर्स डे के रूप से, नेशनल वोटर्स डे के रूप से हम सेलिब्रेट करते हैं। तो वोटिंग का जो बिहेवियर है, वोटिंग का जो पैटर्न है उसके रिगार्डिंग ऑलरेडी हम फर्स्ट न्यूज़ के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। बट आप देखिए कि वोटर्स डे है उसके रिगार्डिंग में आपको वोटिंग राइट है वो आपको पता होना चाहिए। राइट टू वोट जो है वो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। यूपीएससी के द्वारा 2017 का जो पेपर है उसके अंदर क्वेश्चन पूछा गया था राइट टू वोट के पर्सपेक्टिव से। इसके अलावा स्टूडेंट्स इनके द्वारा एक नेपियर जो ग्रास है, जो नेपियर ग्रास है उसके बारे में भी मेंशन किया गया कि आसाम के वहाँ पे एलिफेंट और ह्यूमन बींग्स का जो कन्फ्लिक्ट हुआ करता था, नेपियर ग्रास को यूज करने के बाद में बैरन लैंड के वहाँ पे नेपियर ग्रास को लगाया गया। एलिफेंट्स को काफ़ी ज़्यादा पसंद है ये ग्रास। आप देखिए कि एलिफेंट्स के द्वारा उस बैरन लैंड के वहाँ पे विजिट किया गया। ह्यूमन सेटलमेंट्स के रिगार्डिंग में उनका जो विजिट है वो डिक्लाइन हुआ है। तो ह्यूमन और एलिफेंट का जो कन्फ्लिक्ट है उसको रिड्यूस करने के पर्सपेक्टिव से नेपियर ग्रास वन ऑफ काइंड ऑफ इम्पोर्टेंट यहाँ पे एक एग्जाम्पल है। ग्रासलैंड के बारे में हम डिस्कस किए हैं, तो आपको एक गुजरात का भी ग्रास के बारे में पता होना चाहिए जिसको कि हम बन्नी ग्रास के नाम से जानते हैं। बन्नी का जो ग्रास है वो किस लिए यूज किया जाता है स्टूडेंट्स? लैंड का जो रिस्टोरेशन है उसके रिगार्डिंग में। कौन सा ट्राइब वहाँ पे हुआ करता है? मालधारी जो ट्राइब है वो होती है कच्छ का जो रीजन है उसके अंदर में, जिनके द्वारा बन्नी ग्रास लैंड है उसको यूटिलाइज किया जाता है लैंड रिस्टोरेशन के रिगार्डिंग में। नेक्स्ट अगर हम बात करें आसाम का, जो दीमा हसाऊ है जो कछार रीजन है आसाम का, वहाँ पे ये सिचुएटेड है डिस्ट्रिक्ट। इलीगल कोल माइनिंग की वजह से आप देखिए कि रेड होल कोल माइनिंग की वजह से वहाँ पे जो कैजुअलिटीज सामने आई थी। अब मैक्सिमम जो रेड होल कोल माइनिंग है उनको सील करने का जो प्रोसेस किया जाएगा। 1973 के समय जो हमारे कोल सेक्टर है उसको नेशनलाइज किया गया था। बट आप देखिए कि आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम ये 4 स्टेट्स हैं जहाँ पे शेड्यूल 6 है। तो उनके वहाँ पे जो कोल का जो एरिया है प्राइवेट प्रॉपर्टी के अंदर में, तो आप देखिए उसको जो नेशनलाइजेशन है वो नहीं किया गया था 1973 के समय में। यूरोपियन यूनियन के साथ में हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, तो उसी के रिगार्डिंग में जो डिस्कशन है वो किया जाएगा। हमारे जो मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हैं उनके द्वारा एक डिस्कशन के अंदर बताया गया, काफ़ी बार मेंशन किया गया है। लास्ट 1 वीक के दौरान में यूरोपियन यूनियन और इंडिया का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसे अफगानिस्तान के एक जो तालिबान के जो लीडर हैं उनके द्वारा मेंशन किया गया है कि वुमेन्स को जो एजुकेशन राइट है वो यहाँ पे प्रोवाइड किया जाए। किसी भी तरीके का एक्सक्यूज है वो नहीं होना चाहिए। एजुकेशन जो बैन्स है उसके रिगार्डिंग में अफगान जो वुमेन्स हैं उन्हें, तो आप देखिए कि हो सकता है कि वहाँ पे आने वाले समय के अंदर वुमेन्स को वोटिंग राइट है वो दे दिया जाए। इस तरीके से उनके द्वारा एक स्टेटमेंट है वो दिया गया है। अथॉरिटीज़ के साथ में वो डिस्कस करेंगे कंप्लीट उनका जो उनका गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है उसके साथ में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, अभी आप देखिए कि हमने जो एलपीजी सिलेंडर का जो या उनका जो टैंकर्स के थ्रू जो सप्लाई हुआ करता है, तो नाइजीरिया के वहाँ पे भी एक कैजुअलिटी है वो सामने आया है। ब्लास्ट के अंदर में काफ़ी कुछ कैजुअलिटीज देखने के लिए मिला नाइजीरिया के अंदर में। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो नाइजीरिया के ही विजिट के लिए गए थे और ब्रिक्स का जो पार्टनर कंट्री है उसके रूप से भी नाइजीरिया को आप देखिए कि ऐड है वो किया गया है। आसियान के जो फॉरेन मिनिस्टर का मीटिंग हुआ जिसके अंदर म्यांमार का जो जनता जो है वहाँ पे मिलिट्री है उसको कहा गया है कि फेयर वे के अंदर इलेक्शन करने का ज़रूरत है। अब वहाँ पे पीस को इस्टेब्लिश करने का ज़रूरत है। आसियान आप देखिए कि 1967 के समय क्रिएट हुआ था बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू। 10 हमारे जो साउथ ईस्ट एशिया के जो कंट्रीज हैं उनका ये ग्रुप है।
बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं जो एग्जिस्टेंस के अंदर में आता है। स्टूडेंट्स इसको अगर आपको याद रखना है तो आपको याद रखना है MBBS है, PTV है और LIC है। आप हो सकता है 10-20 टाइम्स इसको प्रैक्टिस करोगे तो ऑलरेडी आपको याद रहेगा। MBBS में किस तरीके से जो मलेशिया है, बी से आप एक एक्सेप्शन है, आपको याद रखना है कि जो म्यांमार का जो अदर नेम है वो बर्मा है। तो मलेशिया है, बर्मा है, ब्रुनई है, सिंगापुर है, फिलीपाइंस है, थाईलैंड है, वियतनाम है, लाओस, इंडोनेशिया और कंबोडिया। ये 10 कंट्री हैं, उनका ये ग्रुप है। क्या ग्रुप का नाम क्या है? आसियान है। कब क्रिएट हुआ? बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू 1967 के थ्रू में। बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू एक और ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हुआ है, वो आपका होमवर्क है, कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, साउथ कोरिया के बारे में है, एग्जाम के पर्पज से नहीं इंपॉर्टेंट, प्रोटेस्ट और वहाँ पे पॉलिटिकल पावर से रिमूव करना, काफ़ी कुछ देखने के लिए मिला था। गाजा के अंदर होस्टेज को हैंडओवर करने का कोशिश किया गया है फर्स्ट फेज के डिस्कशन के दौरान में। आप देखिए कि जो राइट विंग के जो लीडर होते थे इजराइल के अंदर में, उनके द्वारा क्विट किया गया है सीज फायर का जो एग्रीमेंट है उसके ऊपर में। और नेक्स्ट आप देखिए कि वहाँ पे अवामी लीग का जो कुछ प्रोसेस के बारे में है बांग्लादेश के अंदर में, तो वहाँ पे कंटिन्यूस इन न्यूज़ के अंदर में है बांग्लादेश पिछले लास्ट 3-4 मंथ से। तो स्टूडेंट दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।